नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के उस दौर में चलेंगे जब दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति विदेशी ताकतों के आने से हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी थोड़ी पेचीदा जरूर है, लेकिन इसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो जो सबसे बड़ा सवाल है, जो इस पूरी कहानी की जड़ है, वो ये कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश एक कॉलोनी बन गया। इसका जवाब एक पहेली जैसा है, जिसे आज हम परत दर परत खोलेंगे। इस कहानी को समझने के लिए चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में भारत दुनिया का एक इकोनॉमिक पावर हाउस था। यहाँ के बने कपड़ों, मसालों और कारीगरी का कोई मुकाबला ही नहीं था। सोचिए, हालत ये थी कि दुनिया भर से सोना चांदी भारत में आता था और यहाँ से सामान बाहर जाता था। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यूरोपियों के आने से पहले भारत था कैसा। और ये कहानी ना थोड़ी दोहरी है। एक तरफ जहां बेहिसाब दौलत और समृद्धि थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी छिपी हुई कमजोरियां भी थीं जिन पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया। और यही बात तो सबसे दिलचस्प है। एक तरफ भारत का हुनर पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ काम करने के वही पुराने तरीके चले आ रहे थे। नई तकनीक को नहीं अपनाया गया और यही कमी आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। बंगाल का मलमल और रेशम, दक्षिण भारत के मसाले और कारीगरों के हाथ से बनी धातु की चीज़ें, ये वो चीज़ें थीं जिनकी पूरी दुनिया दीवानी थी। इनकी मांग इतनी ज़्यादा थी कि भारत में सोना और चांदी जैसे बहकर आता था, जिससे देश अविश्वसनीय रूप से अमीर था। तो पैसा तो खूब था, लेकिन एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी, और वो थी राजनीतिक एकता की कमी। देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इसी फूट का बाहरी ताकतों ने जम के फायदा उठाया। देखिए, हुआ ये कि 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हो गई और उसके बाद दिल्ली की गद्दी कमजोर पड़ गई। इस खालीपन को भरने के लिए देश भर में कई छोटे छोटे राज्य खड़े हो गए। ये राज्य ताकतवर तो थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये आपस में ही लड़ते रहते थे। मराठा थे, सिख थे, बंगाल के नवाब, मैसूर के सुल्तान, ये सब अपने अपने इलाकों में बड़ी ताकतें बन गई थे। लेकिन इनकी आपसी लड़ाइयों ने देश को अंदर से इतना खोखला कर दिया था कि जब कोई बाहरी दुश्मन आया तो कोई मिलकर उसका सामना ही नहीं कर सका। और फिर एक और बहुत बड़ा फर्क था सेना और हथियारों का। यहाँ की सेनाएं अभी भी तलवारों और भालों से लड़ रही थीं, जबकि यूरोप से आई कंपनियां अपने साथ आधुनिक बंदूकें, तोपें और एक डिसिप्लिन्ड आर्मी लेकर आईं। अब जाहिर है इस एक तरफा मुकाबले का नतीजा क्या होना था। और बस यही से पूरी कहानी पलट जाती है। यूरोप की कंपनियां, खासतौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने के लिए नहीं आई थी। उनके इरादे बदल चुके थे। अब उन्हें व्यापार नहीं, भारत की जमीन चाहिए थी। और इसके लिए उनका तरीका बहुत सीधा और कह सकते हैं बहुत चालाक था। पहले वो दो भारतीय राजाओं की लड़ाई में किसी एक का साथ देते, उसे अपनी फौजी मदद देते, और जब वो राजा जीत जाता तो बदले में उससे व्यापार में छूट और जमीनें ले लेते। ये फूट डालो और राज करो की क्लासिक शुरुआत थी। एक बात समझनी जरूरी है, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये 100 साल से भी ज्यादा लंबी और धीमी प्रक्रिया थी। व्यापारी बनकर आए, धीरे धीरे राजनीति में दखल दिया, लड़ाइयां लड़ीं और आखिरकार पूरे भारत पर अपना शासन जमा लिया। और जब कब्जा हो गया तो इसका सबसे गहरा असर पड़ा भारत की अर्थव्यवस्था पर। इसे पूरी तरह से मानो रिवायर कर दिया गया, ताकि ये भारत के लोगों के लिए नहीं, बल्कि इंग्लैंड में बैठे अपने नए मालिकों के लिए काम करे। मतलब ये जो नई कॉलोनियल इकोनॉमी थी, इसका फंडा बहुत सिंपल था। भारत से कच्चा माल जैसे कपास सस्ते में इंग्लैंड जाएगा, वहां के कारखानों में उससे कपड़ा बनेगा और फिर वही कपड़ा महंगे दामों पर वापस भारत में बेचा जाएगा। यानी मुनाफा हर तरफ से अंग्रेजों का। नतीजा, भारत का वो कपड़ा उद्योग जो सदियों से दुनिया भर में मशहूर था, पूरी तरह से तबाह हो गया। इंग्लैंड की मशीनों से बना सस्ता कपड़ा बाजारों में भर गया और यहाँ के लाखों बुनकर और कारीगर बेरोजगार होकर गरीबी में डूब गए। और यही हाल खेती का हुआ। किसानों पर दबाव डाला गया कि वो चावल, गेहूं जैसी खाने की फसलें छोड़ दें और नील, कपास और अफीम उगाएं, क्योंकि इनकी जरूरत इंग्लैंड के कारखानों को थी। नतीजा ये हुआ कि देश में अनाज की कमी होने लगी और बार बार भयानक अकाल पड़ने लगे। जमीन से ज्यादा पैसा निचोड़ने के लिए लगान वसूलने के नए नए कठोर तरीके लागू किए गए। इन टैक्स नीतियों ने किसानों को कर्ज के ऐसे जाल में फंसा दिया कि उन्हें अपनी जमीनें बेचनी पड़ी।
हालत ये हो गई कि किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गए। तो असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही नहीं रुका, इसने समाज, संस्कृति, मतलब पूरे देश के ढांचे को ही हिलाकर रख दिया। चलिए देखते हैं कि इसकी विरासत आज भी हमारे साथ कैसे जिंदा है। जैसे रेलवे को ही ले लीजिए। हमें लगता है कि रेलवे देश को जोड़ने के लिए बनी, लेकिन इनका असली मकसद था देश के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाहों तक खींचना और जरूरत पड़ने पर अपनी फौज को तेजी से कहीं भी पहुंचाना। लेकिन यहां एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। इसका एक ऐसा असर हुआ जो शायद अंग्रेजों ने कभी सोचा भी नहीं था। इन्हीं ट्रेनों में बैठकर बंगाल का आदमी पंजाब के आदमी से मिला और दक्षिण का उत्तर वाले से। लोगों ने एक दूसरे के दुख दर्द को समझा और पहली बार एक भारतीय होने का एहसास पैदा हुआ। अंग्रेजी राज ने समाज में नए तरह के बंटवारे भी पैदा किए। एक तरफ अंग्रेजी पढ़कर बाबू और वकील बनने वाला नया मिडिल क्लास तैयार हुआ, तो दूसरी तरफ अंग्रेजों के वफादार जमींदार और अमीर होते गए। इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी गहरी हो गई। और शायद इतिहास की सबसे बड़ी आयरनी यहीं देखने को मिलती है। अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी शिक्षा अपने लिए क्लर्क बनाने के लिए शुरू की थी, उसी को पढ़कर भारतीयों ने आज़ादी, लोकतंत्र और बराबरी के बारे में जाना। जिन विचारों के दम पर अंग्रेज राज कर रहे थे, वही विचार उनकी गुलामी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गए। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि उस दौर में जो आर्थिक और सामाजिक ढांचे बनाए गए, क्या उनकी छाप आज भी हमारे समाज पर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने आसपास ढूंढना होगा।